सलाम अकीदत जुबैर खान को, मंसूर उल हक शहीद को, शोएब कोटी शहीद को। सलाम अकीदत फैसल भाई शहीद को। और सलाम रफीक शेख शहीद और अतहर उस्मानी भाई शहीद को। और सलाम डॉक्टर साबिर को। और सलाम उन तमाम महाजिर शोहदा को जिनके खून से आज भी महाजिर लफ्ज जिंदा है, जिनके लहू का सदका है कि आज महाजिर कौम मुत्तहिद है। मैं यहां मौजूद मेरी कौम की माओं, बहनों, बुजुर्गों को और मेरी कौम के महाजिर नौजवानों को, जो मेरी कौम का हौसला हैं, जो मेरी कौम का फख्र हैं, जो मेरी कौम की उम्मीद हैं, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये जो लोग खड़े हैं पीछे, जो माएँ बहनें हैं ना, उनको नजर नहीं आ रहा है। तो जितने लोग हैं, हेलो, वॉलंटियर खवातीन में नहीं जाना बेटा। ये जितने लोग हैं सब बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। शाबाश शाबाश, बैठ जाओ। बार बार नहीं कहना पड़े, देखो फिर मुझे बात करने में मुश्किल होती है। बैठ जाओ। यहां जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ प्लीज। मैं क्या आपसे बात कर सकता हूं? आवाज आपकी नहीं आ रही है मुझे। आपसे बात करना आज जरूरी है। आप क्या वक्त दे सकते हैं? 11:15 बज रहे हैं, क्या आप वक्त दे सकते हैं? कितना वक्त दे सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटे, कितना वक्त दे सकते हैं? सिर्फ वक्त देना जरूरी नहीं है। जो बात आज आफाक आपसे करना चाहता है, उस आफाक को पूरी संजीदगी से, पूरे गौर से सुनने की जरूरत है। यार ये क्या तमाशा है? ये क्या हो रहा है? ये बस बस, मैं क्या तवक्को कर सकता हूं कि सिर्फ टाइम देने की बात नहीं है और संजीदगी का मुजाहरा यह नहीं होता कि आफाक बात कर रहा हो और तुम्हारी आवाज कहीं से आ रही हो। संजीदगी का मुजाहरा यह है कि आफाक अगर बात कर रहा है तो जब तक जरूरी ना हो तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। शाबाश, शुक्रिया। आपने मुझसे कहा कि हम रात भर यहां पर रुककर बात सुन सकते हैं। आफाक भी अपने दिल की तमाम बातें आपसे करना चाहता है और आफाक इस महाजिर कौम के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं और जो असबियत के जख्मों से मेरी महाजिर कौम चूर चूर है, मैं आज उस पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूं कि मेरी कौम
जख्मों से चूर जरूर है, उसे तकलीफ है, उसे परेशानी है, उसे गुस्सा है, लेकिन इसके बावजूद मेरी महाजिर कौम अपने जख्मों को भुलाकर सबसे पहले पाकिस्तान की बात करना चाहती है। और मेरी कौम अपने जख्मों को भुलाकर अपनी तकलीफ से ज्यादा अगर फिक्रमंद है, परेशान है, तो वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से परेशान है। इसलिए कि उनके बुजुर्गों के बनाए हुए वतन में कहीं अमन नहीं है, हर जगह दहशतगर्दी है, हर जगह कुछ तो खून है। मेरी फौज के जवान, मेरे पुलिस के जवान रोज शहीद हो रहे हैं। मैं आज इस पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करना चाहता हूं कि आप इस बात को संजीदगी से सुनकर मेरे मौकिफ की हिमायत अगर आप करेंगे तो ये बात सिर्फ आफाक की नहीं रहेगी, ये बात पूरी महाजिर कौम की, बल्कि अगर मेरी आवाज मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अगर पाकिस्तान के किसी भी कोने में जा रही है और अगर वो मेरे इस मौकिफ की हिमायत करे, तो मेरी बात जो मैं अब करने जा रहा हूं वो सिर्फ आफाक की बात नहीं होगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात होगी। मैं आज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर यह बात करना चाहता हूं कि हम एक बहुत ताकतवर, एक बहुत मजबूत, एक बहुत पेशावर और अजीम फौज रखते हैं। और इस अजीम फौज को पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अंधा एतमाद हासिल है। लेकिन इसके बावजूद जो बात हमने होश संभाला उस वक्त से सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, वो नाजुक मोड़ इतनी ताकतवर, इतनी पेशावर फौज और 25 करोड़ अवाम के एतमाद के बावजूद वो नाजुक मोड़ खत्म होके नहीं दे रहा। इसका मकसद यह है कि नीयतें 100% दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिकमत अमली में गलती है। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं गलियों में रहता हूं, मैं अपनी आवाम में रहता हूं, मैं लोगों में रहता हूं। मुझे आवाम की सोच, आवाम की फिक्र, आवाम की तशवीश, इन सब से मैं वाकिफ हूं। और इन आवाम की अक्कासी करते हुए, इनकी सोच और इनकी फिक्र की अक्कासी करते हुए, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर से गुजारिशात करना चाहता हूं। और वो ये है कि जनाब मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो मादरे वतन थी, उसने तहरीक पाकिस्तान में कायद आजम के शाना बशाना कुर्बानियां दी थी। जनरल अय्यूब के दौर में उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, जनरल अय्यूब के दौर में उसको हिंदुस्तान का एजेंट कहा गया, उसको गद्दार कहा गया। और चीफ साहब, वो दिन है और आज का दिन है, गद्दारी के सर्टिफिकेट बटना थमने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। उसी तरह, उसी तसलजुल के साथ इस मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं जो रुकना चाहिए। आज मैं चीफ साहब से यह कहना चाहता हूं कि यकीनन आपकी बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों के साथ जो जंगें हो रही हैं ईरान की या अमेरिका की, आप उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, सुलह करवाने में सालिसी का रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं आप। लेकिन जनाब, कभी आपने सोचा है कि आपको इस मुल्क के अंदरूनी मामलात में उलझाकर
3 दिहाइयों से जो चंद खानदान इस पाकिस्तान को लूट रहे हैं, उन्होंने आपको अंदरूनी मामलात में उलझाकर आपके पीछे छुपकर लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ है। और इस लूट खसूट का मलबा मुल्क के सलामती के इदारों पर गिर रहा है। आपको जहां आप बैनुल अक़वामी सतह पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, चीफ साहब आपको कुछ कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। मैंने जिस तरह आपसे अर्ज की कि नियतों पर यकीन है, शक नहीं है कि नियतें सही हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिकमत अमली में गलती जरूर हो रही है। और उन गलतियों को दूर करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं आर्मी चीफ से, फील्ड मार्शल से, कि जनाब ताकत के इस्तेमाल को रोकिए और इस ताकत के इस्तेमाल को रोकने के साथ साथ आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए जो आला अदलिया के जजिस पर मुश्तमिल हो, जो नेशनल असेंबली के अंदर इख्तिदार और हज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन पर मुश्तमिल हो, जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो आर्मी की है उसके नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो, और साथ में जो सूबा अनार्की का शिकार है, जो सूबा दहशतगर्दी का शिकार है, उस सूबाई असेंबली के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए जो वजूहात तलाश करे इन मसाइल की, इन चैलेंजेस की, इन दहशतगर्दियों की जिसका हम और आप सामना कर रहे हैं, जिसका मुल्क सामना कर रहा है। और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के साथ साथ उनसे तजावीज मांगिए कि तुम्हारी फाइंडिंग की मौजूदगी में इन मसाइल का हल क्या है, और उन मसाइल के हल के ऊपर जो फाइंडिंग्स आती हैं, जो लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो लोग तजावीज तैयार करते हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को एतमाद में लेने के लिए वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट और उन मसाइल के हल के ऊपर जो तजावीज हैं वो पब्लिक की जानी चाहिए, वो शाये की जानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कहां हमसे गलती हो रही है। मैं आर्मी चीफ से यह भी मुतालबा करना चाहता हूं कि जनाब इस पाकिस्तान में जो हम ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोली और गोला ये फासले बढ़ाता है, गोली और गोले ये नफरतें पैदा करते हैं, मुकालमा है जो कुर्बत बढ़ाता है, मुकालमा है जो इत्तेहाद पैदा करता है, मुकालमा है जो तमाम इख्तिलाफात दूर करके मुल्क की सलामती के लिए लोगों को जमा कर सकता है। मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं, और इसलिए आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं कि इस पाकिस्तान में बाकी लोगों को पाकिस्तान से दिलचस्पी नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि वो तो इन इदारों के पीछे छुप के लूट मार करने में मसरूफ हैं, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान टूटता है टूट जाए, पाकिस्तान तबाह होता है तबाह हो जाए। सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ आप पर है। आप इस पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो इस पाकिस्तान के अंदर जो अनारकी है, गैर यकीनी कैफियत है, उसके खात्मे के लिए और मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ आपके मामलात सही नहीं है या जिनको बात करने के लिए आप तैयार नहीं है, मैं खुदा का वास्ता देता हूं, हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे अचकजई हो, चाहे अल्ताफ हुसैन हो, चाहे अख्तर बेंगल हो, चाहे कोई शख्स हो, चाहे महारंग बलोच हो, सबके लिए बातचीत के दरवाजे, सबके लिए डायलॉग के दरवाजे खोलने का ऐलान कीजिए। मैं आर्मी चीफ आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके इस अमल से, आपके इस बड़े दिल का मुजाहरा करने से इदारों की शिकस्त होगी, ना सियासी लोगों की जीत होगी। अगर कोई जीतेगा, अगर किसी को फतह हासिल होगी तो मेरा और आपका पाकिस्तान होगा, इसके अलावा किसी की जीत नहीं होगी। नामंजूर। हेलो हेलो
हेलो। मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप, जो मैंने आपसे अभी कही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए ताकि यह पता चले कि असल वजह क्या है दहशतगर्दी की। असल वजह तलाश करने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जरूरत है। मैं आर्मी चीफ को फिर कहना चाहता हूं कि जनाब, मेरा यह मुतालबा बिला वजह नहीं है, यह गुजारिश मेरी बिला वजह नहीं है। मैं बानियाने पाकिस्तान की औलाद की हैसियत से मैं परेशान हूं, फिक्रमंद हूं। हम सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी गलती को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हम सोचने के लिए तैयार हो जाएं तो हमें फिक्र होनी चाहिए कि वो बंगाली जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, हमसे ज्यादा कुर्बानियां दी, सिंधी से ज्यादा कुर्बानियां दी, बलोच पंजाबी से ज्यादा कुर्बानियां दी, मुतारिक रहा, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो गया। हमें सोचना चाहिए कि वो बलोच जब पाकिस्तान के साथ शामिल हुए, इल्हाक हुआ, तो जश्न मनाया गया। कायदे आजम को एक पल्ले में रखा गया, दूसरे पल्ले में सोना रखकर तोलकर पाकिस्तान को तोहफे में दिया गया कि पाकिस्तान चलाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। आज वो बलोचिस्तान आपसे नाराज क्यों है? कभी किसी ने सोचा कि सिंध असेंबली, दिल पे हाथ रख के सोचो कि सिंध असेंबली वो असेंबली थी जिससे पाकिस्तान की करारदाद मंसूर की। आज उस सिंध की इस धरती के ऊपर सिंधु देश के नारे क्यों लग रहे हैं? कभी सोचा कि खैबर पख्तूनख्वा तबाह हाल क्यों है? कभी सोचा कि मेरी कौम के लोग, बानियाने पाकिस्तान की औलादें, अपने ही बनाए हुए वतन के अंदर अजनबी क्यों हैं? कभी सोचा कि मेरे लोग इस मुल्क में गैर महफूज क्यों हैं? इन हालात को अगर सामने रखकर वजह तलाश करनी है तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करना पड़ेगा ताकि पता चले कि कहां गलती हो रही है और उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा सके। मैं फिर यकीन दिलाता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर यकीन दिलाता हूं कि मेरा ये मुतालबा, ये मेरी गुजारिश, अगर आर्मी चीफ लोगों से डायलॉग करने के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं, अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर उसकी रिपोर्ट को सामने रखकर आइंदा की हिकमत अमली बनाते हैं, तो ये यकीन कर लीजिए कि इदारों की शिकस्त होगी, ना सियासतदानों की फतह होगी। अगर फतह होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके पाकिस्तान की फतह होगी। पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान ताकतवर होगा। मेरी महाजर, मैं मीडिया के जो लोग खड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे कहने पर बैठ गए। और ये जो सोशल मीडिया वाले खड़े हुए हो ना, कुर्सी यहाँ, ये टेबल के पीछे, ये भी कुर्सी लेके आगे बैठो, वरना मैं किसी को भेज के फिर यहाँ बिठाऊंगा। जी आगे बैठो, पीछे खवातीन को से निकलो। अच्छा ये बात मैंने क्यों कही थी? अरे ये लोग तो वो हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो यहां से रिकॉर्डिंग करके बेचारे अपने मालिकान को देते हैं, और मालिकान को पहले से फोन आया हुआ होता है कि आफाक ने क्या कहा है, वो पूरी रिकॉर्डिंग हमें चाहिए, और वो रिकॉर्डिंग वहां जाती है। क्या ये मीडिया के लोग आपको कवर करते हैं? क्या टीवी पर आपको कवरेज मिलती है? एजेंसियों से बगैर पूछे ये टीवी पे कवरेज नहीं कर सकते। हमें तो जो कवरेज मिलती है, हमारे ये लोग, हमारी ये आवाम सोशल मीडिया के जरिए अपना पैगाम आगे तक पहुंचाती है। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत नहीं है। भाई हो मेरे, लेकिन जो बात मैं कहता हूं, मैंने एक जगह पर कहा था कि ये समझना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं लेकिन बेखबर नहीं। जो कुछ मीडिया के लोग करते हैं
वो पता है मेरी कौम की माओ, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों, अब बात कर लें अपने हुकूक की, अपने साथ होने वाली जुल्म और ज्यादतियों की। इस पाकिस्तान में जब मेरी कौम के लोग अपने ही बनाए हुए वतन के अंदर जब हिजरत करके आए तो मालूम है ना क्या हुआ था। हमारे लोगों को आने के बाद जब वो पंजाब में दाखिल हुए और ये समझ करके हम पाकिस्तान में आ चुके, उन्होंने पाकिस्तान की मिट्टी पर अपना माथा टेक दिया, सजदे शुक्र अदा किया कि हम पाकिस्तान आ गए। सिंध की जमीन पर जब आए तो ये सोच कर आए कि ये मेरे बाप दादाओं का बनाया हुआ वतन है और मैं अपने बनाए हुए वतन में जा रहा हूं। यहां आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करके सजदा शुक्र भी अदा किया और इस मिट्टी के ऊपर माथा टेक कर यह यकीन किया कि मैं अपने वतन में आ गया। लेकिन सिंध में भी यही कहा गया कि आगे है पाकिस्तान, और पंजाब में भी यही कहा गया कि आगे है पाकिस्तान, और किसी ने अपनी नहरी जमीन पर आफाक के बुजुर्गों को करीब रुकने तक नहीं दिया। और इस शहर में जो बबूल का शहर था, जो कीकर का शहर था, जहां पीने को पानी मयसर नहीं था, वहां धकेल दिया गया। मेरे बुजुर्गों का हुनर था, मेरे बुजुर्गों की तालीम थी, उन्होंने इस शहर को शहर बना दिया। लेकिन जानते हो कि ये कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग जो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान सिंध की धरती पर बना है, ये पाकिस्तान पंजाब में बना है, ये पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बना है, ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में बना है, और सिंध के लोग हमें ताने देते हैं कि पाकिस्तान सिंध की धरती पर बना है और तुम्हें हमने पनाह दी है, हमने तुम्हें यहां पर रहने के लिए जगह दी है, तुम हमारी धरती पर आए हो। मैं आज ये बात कहने पर मजबूर हूं। मैं बहुत एहतियात करता हूं कि किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी की, मैं कोशिश करता हूं कि किसी का इज्जत नफ्स मजरू ना हो। लेकिन जब मेरी माओं को, मेरी बहनों को, जब मेरे बुजुर्गों को ताने दिए जाएंगे कि सिंध की धरती पर हमने पनाह दी है, तो मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि ये कहने वाले लोग वो लोग हैं जिनके तन के ऊपर धोती के अलावा कुर्ता नहीं होता था। ये वो लोग ताने तुम्हें देते हैं कि जिनकी जायदादें नहीं, उनकी औरतें, उनकी माएं, बहनें हिंदुओं क्या गिरवी रखी थी। ये तुम्हारे बुजुर्गों की कुर्बानी का समर है कि आज उनकी माएं बहनें आजाद हैं। हमारी भी वो माएं बहनें थीं, अगर वो आजाद हुई, हिंदुओं के पास गिरवी रखी थी, हम भी खुश हैं, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये कहना कि सिंध की धरती पर पाकिस्तान बना था और तुम्हें हमने सिंध की धरती पर पनाह दी है, तो मैं आज ये बात वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूं, आप भी सुन लीजिए, और जितने लोग ताना देने वाले हैं, जितने लोग एजेंसियों के लोग हैं, सब कान खोल के सुन लो कि पाकिस्तान सिंध की धरती पर नहीं बना, पाकिस्तान पंजाब की धरती पर नहीं बना, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की धरती पर नहीं बना, पाकिस्तान बलूचिस्तान की धरती पर नहीं बना। पाकिस्तान अगर बना है तो मेरे 20 लाख बुजुर्गों की लाशों के ऊपर बना है, और उस पाकिस्तान पे तुमसे ज्यादा मेरा हक है, मेरे लोगों का हक है। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे इन भेदभाव से, इस लूटमार से। आवाज नहीं आ रही है? इस लूटमार से मैं आज इन भेदभाव से,
हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे। इन भेदभाव से, इन लूटमार से, इन झूठे वादों से, गुंडागर्दी से, सिंध के वडेरों से, कौम के इन गद्दारों से। बस 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 बस। देखो, एक चीज तो मैंने अभी आपको ये कही कि ये सिंध की धरती पे नहीं बना पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरे 20 लाख बुजुर्गों की लाशों पर बना है। साथ में कहते हैं कि भूखे नंगे आए थे। इसका भी जवाब दूं? भूखे नंगे कहने वाले लोग, जिस तरह मैंने कहा कि एक धोती के अलावा तन पे कुर्ता नहीं होता था, हिंदुओं की गुलामी करते थे और ताना हमें देते हैं कि हम नंगे भूखे आए थे। इस पाकिस्तान के अंदर किसी के पास सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाह के पैसे नहीं थे। मेरे बुजुर्ग थे जिन्होंने पाकिस्तान भर के सरकारी मुलाजमीन को अरसे दराज तक अपनी जेब से तनख्वाहें दी हैं। ये थे भूखे नंगे लोग। आपने वलीका का नाम सुना है? आपने सेठ दाऊद का नाम सुना है? आपने आयशा बावानी कॉलेज तो सुना है? आयशा बावानी कॉलेज बावानी खानदान ने बनाया था। दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज सेठ दाऊद ने बनाई थी। ये वलीका मिल मेरे बुजुर्गों ने, वलीका सेठ ने बनाई थी। मेरे इस शहर के अंदर बड़े बड़े ताजिर जो हैं, कौन है वो? कायदे आजम की दरखास्त पर पाकिस्तान आए थे, महाजिर हैं वो लोग। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि नंगे भूखे आए थे, मैं आज अब यहां आपकी सपोर्ट चाहता हूं कि मेरे साथ जवाब दो कि अगर वलीका सेठ को, तवक्कल सेठ को, बावानी सेठ को, हबीब खानदान को, अगर पाकिस्तान से उनको और उनकी तमाम फैक्ट्री और मालिकों को, तालीमी इदारों को अगर पाकिस्तान की तारीख से निकाल दो तो कुछ बचेगा? कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। अगर इसी तरह इस पाकिस्तान के अंदर रईस हमरोही को निकाल दो, जॉन एलिया को निकाल दो, आप परवीन शाकिर को निकाल दो, आप जोशमली आबादी को निकाल दो, अगर इन शोरा को निकाल दो, इनकी शायरी को निकाल दो, तो पाकिस्तान में कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अगर आप इसी शहर में, आप इसी पाकिस्तान की तारीख से आप शफी उस्मानी साहब को, रफी उस्मानी साहब को, उनकी इल्मियत को, अगर आप मौलाना सलीमुल्लाह के जलाल को, मुफ्ती रशीद के जलाल को इस पाकिस्तान की तारीख से निकाल दो, पाकिस्तान में कुछ बचेगा? कुछ बचेगा? जवाब सिलो आ रहा है। क्या कुछ बचेगा? जवाब इसी तरह आना चाहिए। मुझे बताइए कि अगर असलम बेग के तदब्बुर को, अगर जनरल मुशर्रफ की अदाओं को, अगर मेरे बुजुर्ग जनरल यूसुफ कायम खानी की मूंछों के रोब को इस पाकिस्तान से निकाल दो तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अगर इसी तरह लियाकत अली खान की सखावत को, पाकिस्तान से मोहब्बत को, अगर सरदार अब्दुल रब नश्तर की मोहब्बत को, उसकी सखावत को पाकिस्तान से निकाल दो, कुछ बचेगा? अगर डॉक्टर कदीर के जो मोहसिन पाकिस्तान है, अगर उसको और उसके एटम बम को पाकिस्तान से निकाल दो, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अगर पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम बंबई से हिजरत करके आते हैं, अगर उस कायदे आजम को जो महाजिर है पाकिस्तान की हिस्ट्री से निकाल दो, तो क्या पाकिस्तान में कुछ बचेगा? जब हमारे बगैर पाकिस्तान में कुछ बचेगा नहीं, तो यह बात यकीन से कहता हूं और तुम भी यकीन कर लो कि पाकिस्तान हम हैं और हम ही पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान से पाकिस्तान को जुदा नहीं किया जा सकता। अभी वक्त दोगे?
अभी बहुत बातें बाकी हैं। वक्त दे सकोगे? बैठोगे? रिस्पांस चाहिए, जवाब चाहिए। सिंध असेंबली में एक करारदाद पेश हुई थी। आइन में, पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है कि नए सूबे बन सकते हैं, और पाकिस्तान के आइन के अंदर सूबे बनाने की बाकायदा तरीक़ेकार लिखा है। सिंध असेंबली के अंदर मुतासिब हुक्मरानों ने पाकिस्तान के आइन को जूते की नोक पर रखकर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा कि सिंध असेंबली में कोई नए सूबे की करारदाद पेश नहीं कर सकता। मैं मजम्मत करता हूं इसकी। ये वही लोग हैं जिनके कायद ने, जिनके बानी ने मशरकी पाकिस्तान तोड़ा था। मशरकी पाकिस्तान 2 लाख अगर हुआ तो उसमें मुतासिब भुट्टो का किरदार था, और आज उसकी बाकियात, उसकी जमात इस पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। बाकायदा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, पाकिस्तान न खपे के नारे लगते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगते हैं। मैं आज पीपल्स पार्टी से यह बात कहना चाहता हूं कि मैं ये कहता हूं और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाला भुट्टो था, और इस पाकिस्तान को मजीद टुकड़े करने के लिए पीपल्स पार्टी साजिशें कर रही है। और अगर पीपल्स पार्टी मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलविस नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी इस मुल्क से मोहब्बत करती है, तो जिस तरह तुमने सूबे के खिलाफ करारदाद मंजूर की, इस मुल्क में, इस सूबे में तुम्हारी नाक के नीचे, तुम्हारी सरपरस्ती में, तुम्हारे पैसों के साथ मुल्क के खिलाफ नारे लग रहे हैं, सिंधु देश के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी इस साजिश में मुलविस नहीं है, तो पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर सूबाई असेंबली से, सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर कराए कि जो लोग सिंध के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, सिंधु देश के खिलाफ नारे, सिंधु देश के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो पाकिस्तान के गद्दार हैं, वो दहशतगर्द हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये करारदाद मैं तमाम मुल्की सलामती के इदारों को यह बात समझाना चाहता हूं कि अगर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को, पाकिस्तान न खपे के नारे लगाने वालों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु देश के नारे लगाने वालों के खिलाफ अगर करारदाद पेश नहीं करती, मंजूर नहीं कराती, तो मेरी इस बात पर यकीन कर लें मुल्की सलामती के इदारे भी कि भुट्टो ने पाकिस्तान को दोलख्त किया था। उसकी बाकी मानदा पार्टी पाकिस्तान को मजीद टुकड़ों में तकसीम करना चाहती है। पाकिस्तान के वफादार नहीं है ये लोग। मैं ये बात सिर्फ मुल्की सलामती के इदारों को बताकर ओहदा बरा नहीं होना चाहता। मैं ये भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान हमसे है और हम ही पाकिस्तान हैं, तो जो लोग सिंधु देश के नारे लगा रहे हैं, कान खोल के सुन लो कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान बचाना भी जानते हैं, और पाकिस्तान बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक सीरियस मामला, और वो मामला ये है कि कल मेरी निगाह से एक स्टेटमेंट गुजरा। ये मरकजी कायदीन ये भी मेरी बात को तवज्जो से सुनो।
कल मेरी निगाह से वजीर आजम का एक स्टेटमेंट गुजरा। वजीर आजम कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की आवाम सऊदी अरब के साथ खड़ी है। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि फॉर्म 47 पर गवर्नमेंट बनाने वालों को क्या ये इख्तियार हासिल है कि वो पूरे पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करें? ये फॉर्म 47 के ऊपर असेंबलियों में पहुंचने वाले ये यकीन दिला रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है और वो सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आवाम अपने मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ी है। मुस्लिम उम्मा के दो बिरादर मुल्कों में अगर कभी कोई लड़ाई होगी तो पाकिस्तान की आवाम किसी एक तरफ खड़ी नहीं होगी बल्कि सालिसी का किरदार अदा करेगी। यह खतरनाक अमल है कि दो मुस्लिम ममालिक के दौरान, ये मुस्लिम बिरादर मुल्कों के दौरान कोई लड़ाई है और पाकिस्तान ये कहे कि जनाब हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। खाने काबा की हिफाजत के लिए, मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए डंके की चोट पर अपनी फौज को लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि खाने काबा और मदीना मुनव्वरा अहले हदीस के लिए भी मुकद्दस है, शिया के लिए भी मुकद्दस है, बरेलवी के लिए भी मुकद्दस है, देवबंदी के लिए भी मुकद्दस है। हर मकतबे फिक्र के लिए मदीना और मक्का उसकी जान से ज्यादा अजीज है। उसकी हिफाजत के लिए अगर यहां से फौज भी जाएगी तो हम उसके साथ हैं, लेकिन बादशाहतों को बचाने के लिए अगर पाकिस्तान की अफवाज भी जा रही है तो मैं फिर कहूंगा 10 बार सोचिए, इसलिए कि मक्का और मदीना के ऊपर अवाम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर किसी दो इस्लामी बिरादर मुल्कों की लड़ाई में हम किसी एक तरफ खड़े हुए तो सिर्फ आप खड़े होंगे, अवाम कभी भी दो इस्लामी ममालिक के दरमियान एक तरफ खड़ी नहीं होगी, दोनों के साथ खड़ी होगी, दोनों के साथ सालिसी का किरदार अदा करेगी, दोस्ती कराने की कोशिश करेगी, किसी के साथ फरीक नहीं बनेगी। मेरी इस बात से इत्तिफाक करते हैं, मेरी इस बात से इत्तिफाक करते हैं आप, तो जवाब जोर से दिया जाना चाहिए। क्या नहीं, क्या बोलो? अच्छा चलो सहाफी हजरात, हेलो हेलो हेलो, बस सहाफी हजरात, जाहिर है कि ये सहाफी हजरात में से बहुत सारे सहाफत में अभी आए होंगे, लेकिन इनमें मैं कुछ सहाफियों को जानता हूं जो बहुत सीनियर हैं। सहाफी अपने दिल पर हाथ रख के बताए कि आफाक ने यह कहा था कि 1986 वाला माहौल वापस आएगा। आज 1986 वाला माहौल इन सहाफियों को नजर आ रहा है या नहीं? मैं ये नहीं कहता कि 1986 वाला माहौल वापस आ गया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम बहुत नजदीक पहुंच चुके और इंशाअल्लाह ताला 1986 वाला माहौल दोबारा आएगा, जहां मेरे बुजुर्गों की इज्जत होगी, जहां मेरे बुजुर्गों को कोई गैर मुकामी पुलिस रोककर बेइज्जत करने की जुर्रत नहीं करेगी। मेरे लोग मोहल्ला कमेटियां बनाएंगे, मेरे लोग बुजुर्ग कमेटियां बनाएंगे, मेरे नौजवानों के फैसले थानों में नहीं, मेरे बुजुर्गों के सामने होंगे, मोहल्ला कमेटी के सामने होंगे। मेरे लोग उसी तरह इज्जत से मुत्तहिद होकर आपस में जुड़कर ताकत के साथ इस शहर के अंदर ये बताएंगे कि ये शहर किसका है। ये शहर उन लोगों का है जिन्होंने इस शहर को शहर बनाया था। जो बबूल का शहर था, जो कीकर का शहर था, उसको मेरे बुजुर्गों ने अपने हुनर से, अपनी तालीम से, अपने इल्म से शहर बनाया था। ये 1986 का दौर वापस आने वाला है। आज उसकी झलक सहाफियों ईमानदारी से बताओ नजर आती है या नहीं? आती है। इसका मकसद है आफाक ने वादा किया था कि हम 1986 वाला माहौल दोबारा वापस लाएंगे, लोगों के दिलों से मायूसी खत्म कर देंगे, आंखों में चमक होगी यकीन की, आंखों में चमक होगी यकीन की इंशाअल्लाह ताला, और सबके सीने
बहादुरी के साथ चौड़े होंगे, इसलिए कि उनके भाई उनके साथ होंगे, उनके बुजुर्ग उनके साथ होंगे, माएँ बहनें बेफिक्र होकर इलाकों से निकलेंगी, इसलिए कि 1986 की तरह हर गली के ऊपर तुम्हारा नौजवान बैठा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये वक्त आएगा, और ये वक्त आएगा, और ये वक्त हम सब मिलकर लाएंगे। मैं आज इस खुशी के मौके पर कि आपने अपनी मेहनत से, आपने अपने इत्तेहाद से लोगों के अंदर यह उम्मीद पैदा की है, यह यकीन पैदा किया है कि महाजिर कौम दोबारा से मुत्तहिद होकर, दोबारा से मुनज़्ज़म होकर, दोबारा से एक ताकत बनकर इस शहर में उभरेगी और दोबारा से इज्जत के साथ इस शहर के अंदर जिएंगे। ये कूड़ा उठाने वाला अफगानी फोन पर राब्ता करके किसी को बुलाने की जुर्रत नहीं करेगा। किसी ठेले वाले को हटाओ तो वो फोन करके रेंजर्स को बुलाता है। अरे हमारे लोग कत्ल हो जाते हैं मोबाइल छीनने पर, हमारे बुलाने पर रेंजर्स नहीं आती, हमारे बुलाने पर पुलिस नहीं आती। और ठेले वाला और अफगानी अगर कूड़ा उठाने वाला फोन करे कि हमारे साथ इसने ऐसा किया, तो ठक करके लोग आते हैं। ये रिवायत, ये रीत तब्दील होगी, तुम्हारे इत्तेहाद से तब्दील होगी, इंशाअल्लाह ताला तब्दील होगी। मैं आज इस खुशी के मौके पर आज फिर ऐलान करता हूं कि जो लोग किसी भी वजह से मुझसे नाराज होकर, मुझे गलत समझकर, जो लोगों ने समझाया कि आफाक दुश्मन है, अगर गलतफहमी दिमाग में थी, खुदा का वास्ता दिमाग से गलतफहमियां निकाल दो। मैं आज तमाम लोगों को, चाहे वो किसी जमात के अंदर चले गए हों, चाहे वो मुत्तहिदा में चले गए हों, चाहे वो जमात इस्लामी में चले गए हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी में चले गए हो अपनी जान बचाने के लिए, उन सबको मैं दावत देता हूं और मैं खंदा पेशानी से, खुले दिल से सबको तस्लीम करूंगा। वापस अपनी कौम की उम्मीद बनकर, अपनी कौम का सहारा बनकर अपने प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाओ। मैं खुदा की कसम, मैं सबका इस्तकबाल करूंगा। और अगर ये खौफ है, ये बात मेरी पसंद आई आपको, मैं सबको दावत देता हूं वापस आ जाओ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिलों में ये खौफ अगर है कि हमने मुत्तहिदा छोड़ी तो हमें पकड़वा देंगे, हमने फला को ज्वाइन किया तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अरे यार, तुम जिन लोगों से डर रहे हो वो तुम्हारी तरह दो हाथ पांव वाले इंसान हैं, वो जमीन पर खुदा नहीं है। और दूसरी बात, उनमें से कोई मेरा रिश्तेदार है, उनमें से कोई तुम्हारा रिश्तेदार है, उनमें से कोई इनका रिश्तेदार है, वो सब हमारे रिश्तेदार हैं। अगर हम उन्हें समझाएं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, जो तुम फॉर्म 47 के जरिए जिन गधों को तुम असेंबली में पहुंचाते हो, वो तुम्हारे शहर को भी नहीं बना सकते, वो इस कौम को भी डिलीवर नहीं कर सकते। अगर हम एक जगह जमा होकर इस शहर में ताकत की तरह, यहां पत्थर की तरह अगर गड़ जाएंगे तो इस मुल्क का दिफा करेंगे। अगर हम पत्थर की तरह गढ़कर मजबूत होंगे तो हम सिंधु देश का मुकाबला कर सकते हैं, हम इस पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं। ये हमारे ही तो रिश्तेदार हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है। इन्हें कोई ये समझाओ कि ये मुल्क तुमसे ज्यादा मेरा है। इस मुल्क के खिलाफ अगर मेरी हुब्बुल वतनी चेक करना चाहते हो तो आज अगर मैं ये कहता हूं कि यह मुल्क उनसे ज्यादा मेरा है, मेरे बुजुर्गों का है, मेरी कौम के लोगों का है, मेरी हुब्बुल वतनी चेक करना चाहते हो, महसूरीन मशरकी पाकिस्तान को जाकर देखो कि 66 कैंपों में आज भी जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन पाकिस्तानी परचम उठाकर वो यहां पाकिस्तान आने का इंतजार करते हैं। यह है हुब्बुल वतनी की मिसाल। अगर कोई और मिसाल चाहिए वो भी देने को तैयार हैं, लेकिन खुदा का वास्ता हमारे सब लोग रिश्तेदार हैं। समझाओ इनको कि इनको मुल्क दुश्मन कहकर अपने से दूर मत करो। इस पाकिस्तान में पहले ही गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट कर आपने पाकिस्तान के लोगों को मुतनफ्फिर कर दिया। मैं यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। हमारी
हरकतों से, हमारे रवैयों से नाराज हैं। पाकिस्तान से कोई नाराज नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए बलोच ने भी कुर्बानी दी है, इस पाकिस्तान को बनाने के लिए पख्तून ने भी कुर्बानी दी है, इस पाकिस्तान को बनाने के लिए सिंध असेंबली में करारदाद पास हुई थी। महाजिरों का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, 20 लाख अफराद कुर्बान किए थे इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, बनाने के लिए। तो वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ कैसे सोच सकते हैं? लोगों को यकीन दिलाओ, लोगों को एहसास दिलाओ कि इस पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन लीडरशिप को आने दो, रास्ते मत रोको, इंतखाबात चोरी मत करो, अवाम के ऊपर छोड़ दो। अवाम आफाक को अगर पसंद करती है, आफाक खंबे को कहेगा, खंबे को वोट डालेंगे। महाजिर नजरिए के नाम पर इस शहर में अगर एक बार आपने फैसला कर लिया कि मुझे सरोकार नहीं कि नेशनल असेंबली का मेंबर का नाम क्या है, सूबाई असेंबली के मेंबर का नाम क्या है, अगर मैं 1986 वाले दौर को वापस लाने की बात करता हूं तो वापस उसी वक्त आएगा जब महाजिर नजरिए पे शक्ल देखे बगैर, नाम पूछे बगैर, सिर्फ और सिर्फ महाजिर परचम उठाकर जो कैंडिडेट तुम्हारे पास आ जाए, आंख बंद करके उसको वोट डाल देना। इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आएगा इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर। आज मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, टाइम है, टाइम है। आपके शहर में लोग ये बातें कर रहे हैं कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। पीछे आवाज आ रही है, लाइब्रेरी के पास जो लोग खड़े हैं आवाज आ रही है, हाथ हिला के बताओ आवाज आ रही है पीछे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस शहर में यह बातें की जा रही है कि कराची को वफाक के हवाले कर दो। कौन सा वफाक? वो वफाक जिसने तुम्हें पूरा गिना ही नहीं और सिंधियों के साथ साजिश करके तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपकर 3.5 करोड़ इंसानों को 2 करोड़ गिना गया। अगर वो वफाक तुम्हें पूरा गिन लेता तो क्या आज 5.5 करोड़ के इस सूबे सिंध के अंदर सिर्फ कराची के 3.5 करोड़ वोटों से क्या इंतखाब जीतना मुश्किल था? क्या 3.5 करोड़ लोगों को पूरा गिन लेते तो क्या वजीर आला सिंधी होता? कभी नहीं हो सकता था। वजीर आला अगर होता तो वो तुम्हारी कौम का होता। तुम्हें पूरा गिना नहीं गया, तुम्हारे पीठ में छुरा घोंपा गया। तुम्हें यह कहा जाता है कि सिंध ने तुम्हारे साथ ज्यादती की। बिल्कुल ज्यादती की है, जुल्म किया है, नौकरियों से बेदखल किया है, तालीमी मैदान में हमारा कत्लेआम किया है। लेकिन क्या वफाक ने, अगर हमसे वफाक हमदर्द होता तो क्या वफाक ने हमारी मोहब्बत में, हमारे आंसू पहुंचने के लिए, हमारे जख्मों पे मरहम रखने के लिए क्या उसने वफाकी इदारों में आपको मुलाजमत दे दी? क्या केपीटी में वफाक में मुलाजमत तुम्हें मिली? क्या पीआईए में तुम्हें मुलाजमत वफाक ने दे दी? क्या स्टील मिल में मुलाजमत दे दी? क्या एफआईए में मुलाजमत दे दी? क्या नैब में मुलाजमत दे दी? तुम्हें वफाक ने अपने इदारों में भी मुलाजमत नहीं दी। अगर कराची में एफआईए के अंदर लोगों को भर्ती करना होता है तो पंजाब से भर्ती करके कराची पोस्ट किया जाता है। कराची की नशिस्तों पे कराची के लोगों को वफाक ने भी भर्ती नहीं किया। कराची को कहा जाता है वफाक के हवाले कर दो। कराची कोई किसी की कॉलोनी नहीं है। कराची इस शहर के लोगों का शहर है और कराची के फैसले इस्लामाबाद की ठंडे कमरों में नहीं बल्कि कराची की सड़कों पर कराची के अवाम करेंगे। और कराची के अवाम कभी भी
आका तब्दील करने की जिद्दोजहद का हिस्सा नहीं है कि हम सिंधियों की गुलामी से निकलकर हम वफाक की गुलामी में चले जाएं। हम गुलामी चाहते ही नहीं, हम तो आजादी लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी जद्दोजहद आजादी की है, इस फरसुदा निजाम से, इस जरदारी के सिस्टम से, इस दरबारी अदलिया से, इस माशी कत्लेआम करने वाले वडेरों से हम तो आजादी चाहते हैं। हम आका तब्दील करने की जद्दोजहद में शामिल नहीं हो सकते। हमारे मुंह में सरकारी जबान नहीं है, हम अपने जमीर के कैदी हैं, हम अपने जमीर के मुताबिक काम करते हैं। और हमारा जमीर ये कहता है कि महाजिर कौम में गुलाम पैदा नहीं हुए, माएं हमारी गुलाम पैदा नहीं करती, हमेशा शेर पैदा करती हैं। अगर मेरी कौम के लोग गुलाम नहीं हो सकते तो हम आजादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस आजादी की जद्दोजहद को यह कहकर हमारे अपने सबूताज करना चाहते हैं कि सिंधियों ने जुल्म किया है, कराची को वफाक के हवाले कर दो। यह आका तब्दील करने की जद्दोजहद तुम्हें सूट करती है, आफाक को नहीं। आफाक आजादी चाहता है इस सिस्टम से, इन लोगों से, इस मुल्क को बचाने के लिए। क्या यह बात दुरुस्त है? मेरी इस बात से इत्तिफाक करते हैं, इस बात से इत्तिफाक करते हैं वफाक के हवाले कराची को किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। अब आप एक और बात पर आइए। हमारे लोग बाज जगह ये समझ बैठते हैं कि अच्छा है कराची सूबा बन जाएगा। तो जब लोगों के सामने ये बात की जाती है कराची सूबा बनेगा, कराची सूबा बनेगा, तो सड़कों पर, गलियों पर लोग बाज जगह डिस्कस करते हैं, अच्छा है बन जाए तो, कराची सूबा बनेगा तो जान छूट जाएगी। मुझे और आपको अपनी कौम का हमदर्द होना चाहिए या दुश्मन होना चाहिए? मुझे जवाब चाहिए, जोर से चाहिए। मुझे और आपको अपनी कौम का हमदर्द होना चाहिए या दुश्मन होना चाहिए? अगर हमदर्द होना चाहिए तो मैं तुमसे सवाल करता हूं कि अगर कराची को सूबा बनाने की बात कर रहे हो तो लाड़काना के अंदर जो महाजिर बसता है, जो हैदराबाद के अंदर महाजिर बसता है, जो टंडोल आयार के अंदर महाजिर बसता है, जो टंडो आदम के अंदर महाजिर बसता है, जो नवाब शाह खैरपुर के अंदर महाजिर बसता है, जो सक्खर में महाजिर बसता है, क्या तुम उसे तकसीम नहीं कर दोगे? क्या वो सिंध के रहमो करम पर नहीं होगा? क्या सिंधी उसे गाजर मूली की तरह काटेगा नहीं? क्या उसका कत्लेआम नहीं होगा? अगर मैं अपनी कौम को तीसरी बार तकसीम करने के लिए जाऊंगा तो क्या मैं कौम का हमदर्द हूं? कौम को तकसीम होना चाहिए, कौम को तकसीम होना चाहिए। तुम्हारी कौम 2 बार पहले तकसीम हुई है। जब पाकिस्तान बना तो मेरे बुजुर्ग कायद आज़म ने कहा कि 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन, और वो 10 करोड़ मुसलमान पूरे बर्र सगीर में 10 करोड़ ही रहते थे। इसका मकसद है एक एक मुसलमान के लिए पाकिस्तान बना था। यह बात समझ में आ रही है? अब पाकिस्तान बनाने की तहरीक चल रही है। पाकिस्तान बनाने के लिए महाजिर बुजुर्गों के जो खानदान थे, जो मेरे बुजुर्ग थे, जो मेरी माएँ थी, जो मेरी बहनें थी, वो मुस्लिम अक़लियती इलाकों में पाकिस्तान बनाने की तहरीक चला रहे हैं। लोग कत्ल हो रहे हैं। माँ के सामने बच्चे को कत्ल कर दिया, बाप के सामने बेटे को कत्ल कर दिया, बहन को कत्ल कर दिया भाई के सामने। लोगों का बुरा हाल था, लाशें हाथ में लिए हुए, आंखें डगमगा रही हैं, होठ कपकपा रहे हैं, लर्जी आवाज, लरजती आवाज में बंदा, उसकी पाकिस्तान की तड़प खत्म नहीं हो रही। अपने लाशें हाथों में उठाने के बावजूद पाकिस्तान के हुसूल की तड़प खत्म नहीं हो रही। कलमे शहादत के बाद अगर कोई दूसरा कलमा कोई पढ़ रहा है तो ये पढ़ रहा है कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोग अपने लाशों को उठाकर कलमे शहादत के बाद अगर पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, उनको पाकिस्तान आने नहीं दिया। जब पाकिस्तान बना और हिजरत का अमल शुरू हुआ तो हिजरत का अमल मुकम्मल होने से पहले सरहदें बंद कर दी गई और कहा गया कि जो हिंदुस्तान के अंदर लोग रह गए वो वहां की हिंदुओं की जो हुकूमत कायम हो
उसकी वफादार बन के रहे। अगर हिंदुओं की ही गुलामी करनी थी तो ऐ कायद तुमने वादा क्यों किया था कि बर सगीर के 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन बनेगा? धोखा हुआ मेरी कौम के साथ, धोखा हुआ मेरे बुजुर्गों के साथ। यहां अगर चांदी की सूरत में बीवी आ गई तो सोने की सूरत में वहां मां रह गई, कहीं फुप्पी आ गई तो चची जान रह गई, कहीं चची जान आ गई तो मुमानी जान रह गई। हमारे खानदान बट के रह गए, हमारे खानदान तकसीम हो गए। हमें कमजोर करने के लिए हमें रोक के सरहदें बंद करके हमें तकसीम किया गया। ये पहला अमल था जब पाकिस्तान के अंदर लोगों को आने से रोककर महाजर कौम को तकसीम किया गया। महाजर कौम के इस तकसीम के अमल से, इस जख्म से अभी हम चूर थे, हम इस जख्म को भुला नहीं सके थे कि मशरकी पाकिस्तान का सानहा हो गया। मशरकी पाकिस्तान के अंदर अलहदगी की तहरीक शुरू हो गई। वो बंगाली जो पाकिस्तान बचाने के लिए, पाकिस्तान बनाने के लिए हमसे ज्यादा आगे थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए, पाकिस्तान तोड़ने की बातें शुरू कर दी। पाकिस्तान की फौज गई, पाकिस्तान की यहां से फौज भेजी गई। पाकिस्तान की फौज को वहां की गलियां नहीं पता थी, पाकिस्तान की अफवाज को वहां के रास्ते नहीं पता थे, वहां के लोग उनसे वो वाकिफ नहीं थे। हमारे लोग थे जिन्हें तुम बिहारी कहते हो, उन्होंने पाकिस्तान की फौज के शाना बशाना पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद की। उस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा कि पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की फौज शाना बशाना, इनको देखकर उसकी हौसले बढ़े। पाकिस्तान की अफवाज को मेरे खानदान के लोग, मेरी कौम के लोग उन्हें कभी अकेला नहीं निकलने देते थे। लोग अगर कहीं गली से निकलना चाहते थे तो उन सिपाहियों की जान खतरे में ना पड़ जाए, पहले मैं निकलूंगा, ताकि अगर बंगाली तुम्हारे लिए घात लगा के बैठा हो तो मेरी जान चली जाए, तुम्हारी जान ना जाए। मेरी पाक फौज के सिपाही बच जाएं, मेरी पाक फौज के जवान बच जाएं। अगर नहरों से पानी पीना हुआ, अगर प्यास बुझाने के लिए किसी नहर की तरफ कोई पाकिस्तान का सिपाही बढ़ा तो उन्होंने कहा रुको, इस नहर से पहले मैं पानी पी लूं, इसलिए कि हो सकता है इस नहर में बंगालियों ने जहर मिला दिया हो। अगर जहर मिला होगा तो मैं मरूंगा, मेरी पाक फौज का जवान बच जाएगा। इस पाक फौज के शाना बशाना लड़ने वाले लोग आज रेड क्रॉस के कैंपों में हैं। पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान की अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह वापिस आ गई, लेकिन फी सबीलिल्लाह लड़ने वाले लोग आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में हैं। जिया ने कहा भिखारी हैं, बेनजीर ने कहा बोझ हैं। आज दूसरी मर्तबा तकसीम हो गई कि आधे महाजिर मैसूरीन मशरकी पाकिस्तान के कैंपों में हैं, आधे यहां हैं। अब तीसरी बार तकसीम की साजिश रची जा रही है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कराची सूबे की बात करोगे तो कराची से बाहर रहने वाला महाजिर कराची के लोगों से नफरत करेगा कि तुमने अपने मफादात के लिए कराची सूबा बना लिया, तुमने कभी हमारे मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा, तुमने हमें सिंधियों के रहम करम पर छोड़ दिया, सिंधी उन्हें मारेंगे। जिस तरह आज यहां पर हमें अजरक पहनाकर जुल्म किया जाता है कि अजरक पहनो, अजरक की नंबर प्लेट लगाओ, इसी तरह इंडिया में हर जगह पर वो क्या बंदे मातरम कहलवाने की कोशिश करते हैं, अपनी सकाफत, अपनी सोच हमारे सरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। अगर कराची सूबा बन जाए तो मुझे बताओ कि अंदरूनी सिंध महाजिर क्या कटेगा नहीं, लुटेगा नहीं? तुम्हें मालूम है कि जब नकले मकानी होती है तो इज्जतें महफूज नहीं होती, जब नकले मकानी होती है तो इज्जतें ताराज होती हैं। हम उस किस्से को सुनते हैं तो रूह कांप जाती है कि मेरे लोग, जब मुमताज भुट्टो के फसादात हुए थे, मेरे लोग वहां से हिजरत करने पर मजबूर हुए। खुदा की कसम, यह वाकया जब मैंने सुना तो मैं हिल गया, मैं कांप गया कि यार किस तरह लोगों ने मेरी कौम के साथ जुल्म किए। कि जब वहां हिजरत का अमल हो रहा था तो वहां पर कहा गया कोई शख्स अपने घर से मालो असबाब लेकर नहीं जाएगा, सब लोग निकलो यहां से। लोग बगैर सरो सामान के वहां से निकल रहे थे। वहां से एक बाप अपनी 2 बेटियों को लेकर निकल रहा था। उससे कहा कि तुम्हें कहा था
कि मालो असबाब यही छोड़कर जाना। उसने कहा मैं खाली हाथ हूं, मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा। कह रहा ये 2 बेटियां लेकर जा रहा है, एक का हाथ पकड़कर रोक लिया। खुदा की कसम क्या दुख की तकलीफ की वो रात होगी। वो बाप अपनी उस बेटी को छोड़कर दूसरी बेटी की इज्जत बचाने के लिए हाथ पकड़कर उसने आगे का सफर शुरू कर दिया कि एक की इज्जत बच जाए। एक वहां छोड़कर आने पर मजबूर हुआ। नकले मकानी कोई अच्छा अमल नहीं होता। जब तक तुम मुत्तहिद नहीं हो तुम्हें लोग काट देंगे। अगर यहां से सक्खर तक का महाजिर एक नहीं हुआ और अगर उसने ये बताया नहीं कि सक्खर में अगर किसी महाजिर को तकलीफ पहुंची तो यहां कोई तकलीफ पहुंचाने वाले का खानदान सही सलामत बचेगा नहीं, तब तक तुम्हारी कौम को कोई बख्शेगा नहीं। आज अगर कराची की तकसीम की बात करोगे तो कराची की तकसीम का मकसद यह है कि अपनी कौम के लोगों को तकसीम करोगे। तुम्हारा इत्तेहाद तुम्हारी इज्जतें बचा सकता है। तुम्हारा इत्तेहाद तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को महफूज बना सकता है। और अगर तुमने कराची को अलग सूबा बनाने की साजिश का हिस्सा बनने का कभी सोचा भी तो ये सोच लेना अंदरून सिंध के महाजिर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें सक्खर के आखिरी कोने तक एक एक महाजिर के मफादात का दिफा करना है और इस शहर में बैठकर करना है। अगर कोई ये समझता है कि आफाक ने कराची सूबे की तहरीक से इनकार कर दिया तो यस, तुम्हारी हिमायत में इनकार कर रहा हूं कि कराची सूबा हमारी आवाज नहीं है, हमारा मुतालबा नहीं है। ये पंजाब की साजिश है। कराची सूबा हमारा मुतालबा नहीं है। सूबा बनेगा, लाजमी बनेगा, हर कीमत पर बनेगा, किसी गैर के बैसाखियों पर नहीं, अपनी कौम के जोरे बाजुओं पर बनेगा। और सिंध के शहरी अवाम के साथ मिलकर पूरे सिंध के शहरी इलाकों पर नया सूबा बनेगा और इस सूबे को कोई माय का लाल नहीं रोक सकता। सूबे की तहरीक आज एक ऐलान यह हुआ कि आफाक और आफाक की कौम का कोई भी फर्द कराची सूबे का हामी नहीं है। आज कराची सूबे की इस साजिश को मुस्तरद करता है और साथ में ऐलान यह कि अपने जोरे बाजुओं पर सिंध के शहरी इलाकों पर अलहदा सूबा बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। और उस सूबा बनाने के लिए मरहलावार तहरीक चलेगी। आफाक जहां बुलाएगा आओगे, जहां बुलाएगा आओगे। आफाक दावत देता है कि 13 तारीख को जिला वस्ती के अंदर जश्न पाकिस्तान मनाएंगे और वो जश्न पाकिस्तान भी शहरी इलाकों पर मुश्तमिल सूबे का हिस्सा होगा कि जो लोग सिंध के खिलाफ नारे लगा रहे हैं उनको बताएंगे कि हम इस पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से शहरी इलाकों को इसलिए अलग करना चाहते हैं कि सिंध के शहरी इलाके अलग होंगे तो सिंध का शहरी इलाका तरक्की करेगा, कराची तरक्की करेगा, कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हम मरहलावार कराची ये सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल सूबे की तहरीक चलाएंगे। साथ चलने के लिए तैयार हो गए। 13 तारीख को जिला वस्ती में जश्न पाकिस्तान में शरीक हो गया। आप हमारे लोग सरकार के साथ मिलकर काम करने में फख्र महसूस करते हैं। करो, गैर नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अपने मफादात, अपनी कौम के मफादात कुर्बान कर कर मुखबिर बनना ज़ाहिर कौम को जेब नहीं देता। और ये उम्मीदें लगाना कि जो लोग तुम्हारी कौम को तकसीम करने के दर पे वो तुमसे मुखलिस होंगे, नहीं। मैं आज आपको बहुत सारी बातें जो है वो करना है मुझे, लेकिन मैं सोचता हूं कि 13 तारीख के लिए कुछ बातें छोड़ दी जाएं। मैं आज अपनी बात इस बात पर इख्तिताम कर देता हूं। मेरी बात जो जुमले वो गौर से सुनना, भी ख़त्म नहीं कर रहा हूं मैं।
अभी खत्म नहीं कर रहा हूं। जो लोग एजेंसियों के साथ राब्ते में रहकर समझते ना कि बहुत बड़ा काम कर दिया, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि और अभी मुझे असल में सुनो 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 थोड़ा सुनो तुम, अच्छा सुनो तो, अबे सुनो तो, अब मेरी बात जो मैं सुनो तो, अरे अब जो बात अच्छा मैं सुनो, अरे सुनो, अच्छा सुनो, तुम्हारे अच्छा जब अच्छा बस 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 अच्छा बस 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 ओए बस 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 अच्छा मैंने एक जलसे में कहा था कि जब ये महाजर परचम लहराता है तो तुम्हारे खून में उबाल आता है या नहीं आता। तो ये परचम जब लहराता है तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लगता है कि महाजर कौम के अंदर दम है। चलो जीते रहो, चलो जीते रहो, सब खुश रहो, बस 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 चलो बस चलो बस 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 चलो ओ बस बस करो। और इधर खवातीन भी बैठी हैं, उन्हें घर जाना है, खवातीन भी बैठी हैं, उन्हें घर भी जाना है। बस करो, मेरी बात एंड मैं खत्म कर। यार नीचे उतरो बेटा, जल्दी से नीचे उतर जाओ बेटा, नीचे उतर जाओ फौरन। पीछे वालों का भी ख्याल करो। बस देखो, मैं आपसे ये कह रहा था कि कुछ लोग जो फॉर्म 47 पे असेंबली में पहुंचे वो ये समझते हैं कि हम इसी तरह अगर खिदमत करते रहे
तो सब अच्छा है। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, दोहराओ इसको, वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से, दोहराओ इसको, जो मैं कह रहा हूं उसको दोहरा के बताओ। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से भीख मांग रहे हैं बबूल से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। बबूल समझते हो? मैंने कहा था कि इस शहर में जो तुम्हें धकेला तो यहां बबूल था। बबूल एक दरख्त होता है, कांटे झाड़, जिसमें सिर्फ कांटे होते हैं लंबे लंबे, उसमें पत्ते नहीं होते, साया नहीं होता उससे। तो वाकिफ नहीं जो लोग सफर के उसूल से साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफर में हूं इस यकीन के साथ, मैं आज तक सफर में हूं इस यकीन के साथ कि उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। तमाम लोग खुश रहो, आबाद रहो, मुत्तहिद रहो, ताकतवर बनो, अपनी कौम का सहारा बनो। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। आल ताजिर बिरादरी के चेयरमैन शर्जील गोपलानी साहब हरम से लाया हुआ तोहफा चेयरमैन आफाक भाई को अपनी हाथ से पेश कर रहे हैं। शर्जील गोपलानी साहब।